हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको अभी बताते चलूँगी। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अब्दुल्ला एंड कंपनी। आप इस गद्यांश को आराम से रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नेटॉल मरकरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा हार्डवर्क आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। और अगर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी एक दोस्त को तो शेयर कर ही दिया करें। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे क्योंकि। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यह सार्वजनिक कार्य था। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके पहले गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप गद्यांश को अच्छे से रीड कीजिएगा और फिर सबके आंसर स्वयं निकालिएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, घबरा जाना। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेश का विलोम शब्द है। दोस्तों, ये मैंने पोल में भी क्वेश्चन पूछा था, तो कई लोगों ने इसका समानार्थी शब्द बता दिया। दोस्तों, इसमें मैंने स्वदेश का विलोम शब्द पूछा था, तो विलोम शब्द होगा विदेश। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विदेश। स्वदेश, स्व मतलब अपना, देश देश। स्वदेश का समानार्थी होता है अपना देश, किंतु इसमें विलोम पूछा गया है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, विदेश। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शब्द में प्रत्यय है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ईय प्रत्यय। तो दोस्तों, इधर से आपका अगला पैसेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये पद्यांश दिया गया है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप कि जितने भी क्वेश्चन सही निकला करें आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आज आपकी प्रिपरेशन किधर है और अगले दिन आप कितने स्कोर ज़्यादा करते हैं। तो आपको ही पता लगेगा आज आपने कितना स्कोर किया और अगले दिन आपने
कितना स्कोर इंक्रीज़ किया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। तो आप इस पैसेज को रीड कीजिए, मैं इसके क्वेश्चंस रीड करूँगी और आपको आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि का मुख्य भाव है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दृढ़ निश्चयात्मकता का। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि के अनुसार जीवन में सबसे ज़रूरी बात है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संभलना। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, अंधेरा प्रतीक है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कठिनाइयों का। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिंतित। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, निम्न में से भिन्न शब्द है। तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, गिरना, क्योंकि गिरना एक क्रिया है और बाकी दिए गए ऑप्शन जैसे नर, पुरुष, आत्मा, ये सारे आपके संज्ञा हैं। ये सभी आपके संज्ञा शब्द हैं और गिरना आपका क्रिया है। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति तक चलना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, क्रेशन के अनुसार डैश व्याख्या करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मॉनिटर परिकल्पना। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, मानस मंथन गतिविधि डैश सहायता करती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रचनात्मक विचारों के सृजन में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम्स फर्दर भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, उपागम हमें क्या बताती हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैसे पढ़ाएं। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना है। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कूइंग बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था और वयस्क वाक्य संरचना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला
सही हो जाएगा श्रव्य भाषा विधि। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे हैं। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा निवेश समृद्ध परिवेश। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों ने स्वतंत्र लेखन कौशल के विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, खेल के मैदान फ़ोन या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये गिवन है, आप इस पैसेज को आराम से रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपके गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को मैं रीड कर रही हूँ और फिर सबके आंसर्स आपको बताते हुए चल रही हूँ, बट आप स्वयं रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा और फिर मैच कीजिएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले। तो दोस्तों, आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1801। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा पाकिस्तान। आपका तीसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 7। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है। दोस्तों, आप गद्यांश जरूर रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ताज़े पानी में। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 3 से अधिक नहीं होती है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था,
मादा डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो आपका 7th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घूमते। बेसिकली आपका समानार्थी शब्द पूछा गया है तो विचरण का समानार्थी शब्द घूमते हो जाएगा। आपका 8th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफूलों में शेष बची है। इस वाक्य का आशय क्या है? तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है। दोस्तों ये सभी आपके क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप गद्यांश को रीड कीजिए और स्वयं आंसर निकालिए। आपका 9th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, इनमें से कौन सा विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है? तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, गंगा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश के पूछे गए प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब आपका पद्यांश शुरू हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका ये गद्यांश पालने के सिरहाने से शुरू होता है और आने वाला है तक ख़त्म हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड करिएगा। आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है कवि के अनुसार महत्वपूर्ण है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञान। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुस्तकों में और गीतों में। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कल्पनातीत से तात्पर्य है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कल्पना से परे। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समय और भविष्य का बोध होता है। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, समय में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सामयिक। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असत्य। तो दोस्तों आपके यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप गद्यांश और पद्यांश रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राथमिक प्रक्रिया है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पद vygotsky के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्वानिम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कम से कम एक दोस्त को अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं, वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बबलाना। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सापिर-बोर्फ परिकल्पना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं
और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं कहलाती है। तो आपका 21 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बहुभाषिक शिक्षा। आपका 22 क्वेश्चन पूछा गया था, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में डैश। तो आपका 22 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वयस्कों की नकल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 23 क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि बच्चे माध्यम से भाषा, बच्चे इधर पे आपका डैश होगा, डैश। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे डैश माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो आपका 23 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण तथा समायोजन। आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संरचना। आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। तो आपका 25 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द्विभाषिक। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषिक सीधे मतलब निकल रहा है दो भाषाएं। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समायोजन। आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका 30 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। आज हम 31 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और फिर सबके आंसर्स बताते हुए चल रही हूँ, बट आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इतिहास। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऐतिहासिक इमारतें। आपका इस गद्यांश से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें
तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 4th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? तो आपका 4th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सदैव वर्तमान में रहना। आपका 5th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, वर्तमान में रहने से क्या आशय है? तो आपका 5th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऐतिहासिकता का अनुभव ना करना। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों में से कितने आंसर्स आपके करेक्ट निकले हैं। आपका 6th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? तो आपका 6 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रात में भी जगने से। आपका 7th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, सही शब्द चुनिए जहां डैश होते ही चमगादड़ आते हैं। तो आपका 7th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अंधकार। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द भिन्न है? तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भुजंग, क्योंकि भुजंग आपका विशेष शब्द है और बाकी दिए गए अदर शब्द भयानक, भयंकर और भावुक ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। आपका 9th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, वे शहर कितने डैश हैं? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब इधर से आपका पद्यांश शुरू होता है। तो ये आपका पद्यांश गिवन है, आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और आपको उनके उत्तर बताते हुए चल रही हूँ, बट आप ज़रूर रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपके कितने प्रश्न करेक्ट निकले हैं। आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ईश्वर। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता है क्योंकि वह निवास करता है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी में। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समर्पित भक्त को। ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर आंसर्स निकालिएगा। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, ढूंढे शब्द हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रिया। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, सब श्वासों की श्वास में का आशय है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ईश्वर सर्वव्यापी है। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कौनों का अर्थ है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, संबंधितता स्थापित करना। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देगी। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, लेखन डैश है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक उत्पादक कौशल। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विशिष्ट सूचना ढूंढना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए शाश्वत वाचन। दोस्तों, आपको वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीन पियाजे। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मज़े लेता है, यह प्रदर्शित करता है कि। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें कि अदर ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं होंगे और आपका यही ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा। मैं सभी रीड करूँगी तो वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए मैं आपके सिर्फ करेक्ट आंसर्स आपको बताते हुए चलती हूँ। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा तीसरी का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकता है। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा का व्याकरण
कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग एडमायर कर रहे हो कि वीडियो अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।